और आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। कोई 2 साल कोई 5 साल पुरानी है, लेकिन उलझी हुई है और घटना के काफी दिनों बाद घटना का खुलासा हो पाया था। प्रदेश है उत्तराखंड और जिला है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। तारीख थी 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त 2019 को नेहरू कॉलोनी से रात में कोई 12:30 पौने 1 बजे के आसपास थाने पर ये सूचना आई। कई अलग अलग सोर्सेस से ये सूचना आई कि मोहल्ले में बदमाशों ने एक पति पत्नी को गोली मार दी है। पुलिस पहुंची। जैसे ही पुलिस घटना स्थल पे या सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचती है, वो देखती है कि बेड पर, यानी बेडरूम में बेड पर महिला का नाम कामना था और वो उत्तराखंड के, वो देहरादून के एक बड़ी ब्यूटी पार्लर सेंटर की संचालिका थी। उसका शव पड़ा था, खून से लथपथ था और प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि उसके सिर पर गोली मारी गई है। लोगों ने बताया कि उसके पति पर भी गोली चलाई गई थी। पति के कमर में गोली लगी थी और उसको मोहल्ले वाले सब जल्दी से लेकर अस्पताल गए हैं। पुलिस ने फौरन डॉग स्क्वाड मंगाया, एफएसएल वालों को बुलाया, तमाम उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिंगरप्रिंट, ये सब जो संभव थे वो सब उठाए और उसके बाद बॉडी का, शव का, यानी कामना के शव का पंचनामा करके उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक टीम थाने की वहां पोस्टमार्टम के लिए और दूसरी टीम हॉस्पिटल में घायल पति, जिसका नाम अशोक था, अशोक से बातचीत करने के लिए चली गई। पुलिस के वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि खतरे के बाहर हैं, कमर से गोली आर पार निकल गई है, यानी एंट्री और एग्जिट दोनों ही बने हुए हैं। बुलेट भीतर फंसी हुई नहीं है, इसलिए उनसे बातचीत की जा सकती है। पुलिस ने अपनी बातचीत शुरू की और उससे ये पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आपको पता है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया, हाँ साहब, उसकी मृत्यु मेरे सामने ही हुई है, मेरे सामने ही बदमाशों ने उसे गोली मारी है। बात कोई 11:30 बजे की थी और उसी समय मेरी बुआ का बेटा अजय, निवासी अमन विहार, रायपुर भी उत्तराखंड का, वो अपने 2 दोस्तों के साथ मेरे घर आया था। कुछ बातचीत हो ही रही थी कि इसी बीच में उसने अपनी पिस्टल निकाली और मेरी पत्नी के सिर पर गोली मार दी। मैं किचन में गया था उस समय। किचन से जैसे ही लौट कर आया और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने मुझे भी गोली मार दी। मैं बचाव में नीचे झुका, मेरी कमर से गोली निकलकर आगे चली गई। तो पुलिस ने कहा कि भाई आप जब दोनों लोग साथ साथ थे और आपके बुआ के लड़के आए थे, दोस्त आए थे, नाश्ता पानी की बात हुई होगी, तो आप पत्नी को छोड़कर किचन में क्यों गए? कायदे से पत्नी को किचन में जाना चाहिए था। उसने कहा, नहीं साहब, मैं सिर्फ पानी पीने गया था। अभी बात आए ही थे, बात शुरू ही हुई थी और ये हो रहा था कि थोड़ी देर में चाय बनाने के लिए मेरी पत्नी यानी कामना किचन जाएगी। चूंकि हम सब लोग खाना वाना खा चुके थे तो बहुत ज़्यादा इस मूड में नहीं थे कि चाय बनाकर इन्हें पिलाया जाए, लेकिन सीधे ये भी कहना ठीक नहीं था कि अब आप लोग चले जाइए, रात बहुत हो गई है। बस ये सोच रहे थे कि कितनी देर में वो ये बात बताएंगे कि वो कैसे आए हैं और कहाँ और कितने बजे जाएंगे। इसी बीच जैसे ही मैं पानी पीने किचन में गया, मेरी पत्नी को गोली मार दी गई। पुलिस को इस कहानी में या पुलिस को इस बयान में कुछ झोल दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, हम कॉल डिटेल पति पत्नी दोनों की निकलवाते हैं। पुलिस ने पति पत्नी दोनों की मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में अशोक यानी पति, यानी जिसके कमर में गोली लगी थी, उसकी 3 लोगों से पिछले कई दिनों से लगातार बातचीत हो रही है।
उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो वो दीपक था, गौरव था और परवेज था। अशोक हॉस्पिटल में ही था, इलाज करा रहा था। पुलिस ने फिर उससे पूछा कि भाई ये तीन लोग दीपक, गौरव और परवेज, इनसे आपकी बहुत ज़्यादा बात हुई है, वो भी पिछले 1 महीने से ज़्यादा बात हुई है, और उसके पहले भी, साल भर पहले भी इनसे बहुत बातचीत आपकी हुई है, बीच में काफ़ी दिन तक गैप था, ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये तीनों ही मेरे बचपन के और स्कूल के दोस्त हैं, हम लोगों में लगभग रोज बात हुआ करती है। पुलिस को शक हुआ कि अगर ये बचपन के दोस्त हैं तो 29 तारीख के बाद इनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हैं? दूसरा, ये पत्नी का, दोस्त की पत्नी का की हत्या हुई है, घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, लेकिन वो मिलने के लिए आए क्यों नहीं? इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अशोक नहीं दे पाया। उसे पूछा गया कि बहुत अच्छे दोस्त हैं तो पत्नी की हत्या की सूचना मिलने पर वो आए क्यों नहीं, और पत्नी की हत्या की सूचना, वैसे तो आपके दिन में 10-10 बार फ़ोन गए भी हैं और आए भी हैं, लेकिन 11:30 बजे की बात आप बता रहे हैं, उसके बाद से आपने कोई फ़ोन अपने तीनों में से किसी दोस्त को नहीं किया है, या वो तीनों आए हों और आप की नज़र न पड़ी हो। इस बात का जवाब अशोक बस हाँ हूँ में, इधर उधर में, या सवाल पूछते ही दाएं बाएं करने लगता था। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने फौरन उन तीनों के नंबर ढूंढने शुरू किए और उन तीनों की लोकेशन लेनी शुरू की। दीपक और गौरव को पहले गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तीसरा जो परवेज था, वो भी कुछ समय बाद सोनीपत से गिरफ्तार हो गया। तब तक घटना के बीते हुए 7-8 दिन हो गए थे। इन तीनों को लाया गया। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की। पहले इन्होंने, जैसे सभी अपराधी करते हैं, साफ साफ कह दिया कि नहीं साहब, हमसे तो कोई मतलब नहीं, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और इन दोनों के तो बड़े अच्छे संबंध थे, आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? पुलिस ने उनसे भी ये सवाल किया कि 29 तारीख के पहले दिन में 5-5, 8-8, 10-10 बार दिन में भी और रात में भी बात करने वाले दोस्त हो तुम, लेकिन घटना के बाद, यानी जब उसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद से न तो अशोक ने तुम्हें फ़ोन किया और न ही तुम लोगों ने अशोक को फ़ोन किया, बल्कि तब से आज तक तुम लोगों ने अपना ये नंबर स्विच ऑफ रखा। पुलिस आईएमआई रन कराकर दूसरे नंबर तक पहुंची और फिर तुम लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो भी ठीक उसी तरह से व्यवहार करने लगे जैसे ये सवाल पूछने पर अशोक कर रहा था। पुलिस का शक और गहराया। फिर आप जानते हैं, पुलिस बहुत देर तक सुनती रही, किस्से कहानी, बहुत देर तक इधर उधर की बातें सुनते रही। कुछ ने बताया कि मैं साहब फलां जगह गया था, कुछ ने बताया मैं शादी में गया था, मैं इस जगह गया था, उस जगह गया था। 2-1 जगह पुलिस ने टीम भेजकर वेरीफाई भी कराया, लेकिन उन लोगों का वहां जाना तस्दीक नहीं हुआ। इन सारी बातों से परेशान अल्टीमेटली पुलिस अपने पर आ गई। आप समझ ही सकते हैं, अपने पर आ गई। वही श्रेणीबद्ध पूछताछ, तरह तरह की पूछताछ, सारे रंगारंग कार्यक्रम। और फिर जब सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग किया जाने लगा तो पहले दीपक ने, फिर गौरव ने, फिर सबसे बाद में दीपक और गौरव को बिठाकर परवेज ने पूरी बात सही सही बता दी। उन तीनों ने यह बताया कि अशोक अपनी पत्नी कामना से बहुत परेशान था। उसको ये शक था कि कामना की किसी और से संबंध हो गए हैं। हालांकि उन लोगों को कहना था कि दीपक बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट था। 2008 में उसने बीटेक की पढ़ाई पूरी करके मेरठ से देहरादून वो आया था। यहाँ उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया, फिर अपनी कंपनी एक इस्टेब्लिश कराई ट्रांसपोर्ट की, और वहीं से
ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के जरिए उसकी मुलाकात कामना रोहिला से हुई। कामना रोहिला देहरादून में नेहरू कॉलोनी में माता मंदिर रोड पर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। धीरे धीरे उन लोगों में नज़दीकी हुई, प्यार हुआ, इश्क हुआ और उन लोगों ने 2014 में कोर्ट मैरिज कर ली, साथ साथ रहने लगे और शादी के 1 साल बाद दोनों के एक बच्ची का भी जन्म हुआ। इधर बीच ब्यूटी पार्लर खूब अच्छा चलने लगा उससे और बार बार कामना बैंक से लोन लेकर ब्यूटी पार्लर का एक्सटेंशन करती रही और उसको बड़ा भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। लेकिन इसी बीच में किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हुई, दोनों में बातचीत शुरू हो गई, गर्मी गर्मा शुरू हो गई और अशोक को बार बार ये लगने लगा कि मेरी पत्नी यानी कामना के किसी और से भी नज़दीकी, किसी और से नज़दीकी वो होने लगी है और ऐसा लगता है कि वो मुझ पर कम ध्यान देती है क्योंकि उसका अफेयर किसी दूसरे लड़के से चलने लगा। उसने इस बात को पता करने की कोशिश की। उसने ये महसूस किया कि कई बैंकों से लोन लेने के कारण बैंक कर्मचारी या बैंक के अधिकारी लोन के रीपेमेंट या उसकी डेट या इस तरह तरह के बहानों से, तरह तरह के काम से उससे मिलने आने लगे। उसने ये भी नोटिस किया कि उन लोगों में से आयुष नाम का एक बैंक अधिकारी कुछ ज़्यादा ही आने लगा। उसको ये शक हुआ कि हो न हो मेरी पत्नी के आयुष से कुछ संबंध गहरे हो रहे हैं। उसने ये कहा कि ये जो बार बार मुझे घर में आता है, ये कभी इस काम से यहाँ दस्तखत कर दो, वहाँ दस्तखत कर दो, ये दोबारा मुझे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं मना कर दूंगी, किसी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आकस्मिक रूप से वो ब्यूटी पार्लर पर अशोक जाने लगा और एक दिन उसे अशोक ब्यूटी पार्लर में मिल गया, आयुष उसे ब्यूटी पार्लर में मिल गया। उसने फिर अपनी पत्नी से कहा कि घर पर आने के लिए तुमने मना किया, तो क्या उसे ये कह दिया कि तुम ब्यूटी पार्लर में आके मिला करो। खैर बातचीत बढ़ती रही। इस बीच में अशोक को ये लगा कि इसके साथ अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसे जाना पड़े या छोड़ना पड़े या इसे मैं रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा तो इसमें मेरा नुकसान होगा, क्योंकि अब तक कुल 50-55 लाख का लोन हो चुका है। लोन मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा और इस तरह की तमाम उसके सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने फौरन अपना दिमाग लगाना शुरू किया और मुसलसल 1.5 साल, लगातार 1.5 साल वो जो क्राइम स्टोरीज हैं, क्राइम के सीरियल्स हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। उसके दिमाग में चल रहा था कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए कि बड़ी सफाई से इसको रास्ते से हटा दिया जाए और एक बार ये रास्ते से हट जाएगी तो ये लोन अपने आप माफ़ हो जाएगा और हमें लोन जो इसने अपने नाम पर लिया है वो अपने आप माफ़ हो जाएगा और हमारा इससे पीछा भी छूट जाएगा। उसने एक प्लान बनाया, बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया, बड़ा फूल प्रूफ प्लान बनाया। उसके बुआ का लड़का जिसको इसने नामजद कराया था अपने बयान में, अपनी पत्नी की मृत्यु और अपने ऊपर गोली चलाने में, उसका नाम था अजय। अजय उसकी बुआ का लड़का था, नशा करता था और नशे के कारण उसके ऊपर हत्या का एक केस भी चल रहा था और उसके नशे की इस आदत के कारण घर वालों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया था। बाजाबता अखबारों में इश्तहार देकर कि इसका मुझसे अब कोई संबंध नहीं है, उसे डिसओन कर दिया था, उसे घर निकाला दे दिया था। तो उसने ये प्लान बनाया कि पहले अजय को मारा जाए और उसके कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों से अपनी पत्नी की हत्या कराई जाए, तो उससे ये होगा और फिर इस मरे हुए अपने भाई को, फुफेरे ममेरे भाई को उस पर आरोप लगा दिया जाए और फिर
उसको कभी पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी और कभी ये मर्डर खुलेगा नहीं। इस बात को लेकर उसने अपने दोस्त जो रोहिल्ला, जो सरधना का रहने वाला था, दीपक, गौरव और परवेज, धीरे धीरे करके इन लोगों से बातचीत शुरू की और उन्हें 2 लाख रुपए की सुपारी दी इन दोनों हत्याओं को करने के लिए। अपने फुफेरे भाई, ममेरे भाई अजय की हत्या और अपनी पत्नी कामना की हत्या। लेकिन प्लान बिल्कुल क्लियर किया कि अजय की हत्या ऐसी जगह की जाए कि ये पता न लगे कि हत्या ये कहाँ चला गया है, कब इसकी हत्या हुई है, या बॉडी का आइडेंटिफिकेशन न हो पाए। कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। इन लोगों ने एडवांस पैसा ले लिया 1 लाख रुपए और उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग शुरू की। अशोक ने अजय को देहरादून के सहस्त्रधारा में अपने एक दोस्त के घर अपनी बर्थडे पार्टी में बुलवाया। दीपक, गौरव और परवेज भी वहां आ गए थे। अशोक ने पहले खूब इन्होंने पार्टी एंजॉय की, पीना खाना सब कुछ हुआ और फिर वहीं पर उसने अजय को ये कहा कि तुम बहुत दिन से कोई काम भी नहीं कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, कभी कभी हमारे यहाँ आते हो, 4-4, 6-6 दिन हमारे यहाँ रह जाते हो। मेरी पत्नी को ऐतराज़ है तुम्हारे यहाँ रहने पर, लिहाजा हमने तुम्हारी नौकरी की व्यवस्था राजस्थान में की है। मेरी सब बात हो गई है, आज अभी रात हो गई है, अभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ जयपुर। मैं इन तीनों के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ, दीपक, गौरव और परवेज के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ। ये तुम्हारी बात करा देंगे, मैनेजर से बात करा देंगे, आराम से वहाँ अपने काम भर की तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, अपना जीवन यापन करो, यहाँ दोस्तों यारों से छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हारी नशे की आदत भी कम हो जाएगी। अजय अशोक की इन बातों में आ गया और उसने कहा कि ठीक है, हम इन लोगों के साथ अभी निकल जाते हैं। रास्ते में हम लोग कहीं और अगर भूख लगी तो खाना खा लेंगे, सवेरे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में इन तीनों ने मिलकर अजय को और शराब पिला दी। थोड़ी देर में जब वो ज़्यादा नशे में हो गया तो उसका गला दबाकर, पहले उसके साथ बहुत मारपीट की, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश को सीकर जिले के फतेहपुर के असास गांव, जो NH-52 के पास है, वहां सड़क के किनारे से हटाकर झाड़ियों में उस लाश को फेंक दिया। लाश पुलिस को सुबह इत्तला मिली आने जाने वालों से, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि व्यक्ति, ऐसा लगता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पहचान की कोई चीज़ उसके जेब में या उसके कपड़ों में नहीं मिली। पुलिस ने बॉडी को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूंकि बॉडी की, और पुलिस ने सारा काम जो अज्ञात लाश की पहचान के लिए हो सकता है, इश्तहार छपवाना, अखबारों में निकलवाना, टीवी के माध्यम से बताना, लोकल न्यूज़ चैनल्स को बताना, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे फैलाना या इसको स्प्रेड कराना, ये सब करने के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी कि आखिरकार वो है कौन। पुलिस ने जो पुलिस के टूल्स होते हैं, जितने, जिसे कहते हैं कि फॉरेंसिक टूल्स होते हैं, और स्नाइपर डॉग से हर तरह से कोशिश की, लेकिन पुलिस उसकी पहचान ही नहीं जान पाई कि आखिरकार ये आदमी है कौन। 10 महीने बाद जब देहरादून में ये मर्डर हुआ नेहरू कॉलोनी में, और अशोक ने अजय का नाम बताया कि मेरा रिश्तेदार है, यही रात में आया था, तब पुलिस ने अजय को जब ढूंढना शुरू किया, रायपुर का रहने वाला था, रायपुर में पुलिस उसके घर पहुंची। वहाँ लोगों ने बताया कि साहब वो तो करीब 10 महीना हो गया, कहाँ चला गया ये पता नहीं, वैसे भी हम लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने उसे डिसोन कर दिया है क्योंकि उसे नशे की बुरी लत लग गई थी। फिर वही जब 6-7 दिनों में ये लोग पकड़े गए तीनों, और फिर ये पता लगा कि ये
फलां जगह हमने भेजा था, तो पुलिस की एक टीम राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर थाने के आसपास ये सोचकर पहुंची कि संभवतः इसी थाना क्षेत्र के बारे में ये लोग लोकेशन बता रहे हैं। बल्कि उनमें से एक को पुलिस ले भी गई थी, और जो उसने अंदाज से, चूंकि रात में लाश फेंकी थी, तो जो उसने अंदाज से बताया था वो थाना फतेहपुर का ही इलाका था। फतेहपुर में थानाध्यक्ष ने पूरी डिटेल बताई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देहरादून पुलिस को सौंप दी, और उसकी जो फोटोग्राफ थी उसको निकलवा के भिजवाया। तो अजय के घर के लोगों ने पहचान लिया कि ये बॉडी उसी की है, अजय की, जो अशोक का ममेरा फुफेरा भाई था। बहत्तर घंटों के बाद भी बहुत दिन तक पुलिस ने शव को रखा कि शायद शिनाख्त हो जाए, और फिर बाद में जब ज़्यादा दिन हो गए तो उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था, इसलिए बॉडी उसकी नहीं मिली। पुलिस ने यह भी बता दिया कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने किस किस तरह से बताया है इसकी हत्या हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट था कि डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन एंड एंटीमॉर्टम इंजरीज उसमें आया था। शरीर पर चोटों के निशान थे और गले पे कसावट के निशान थे रस्सियों से। तो ये तय हो गया कि ये इसकी हत्या हुई है। हत्या, अज्ञात व्यक्ति की हत्या की धाराओं में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और फिर सारे तथ्य सीकर से इकट्ठा करके पुलिस वापस यहाँ पर देहरादून आ गई, और देहरादून में उसने इन तीनों को, चारों को, सौरव, दीपक, अशोक और चौथे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया, परवेज। इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। किस्सा पूरा क्लियर हो गया कि अशोक को अपनी पत्नी कामना के ऊपर ये शक हो गया कि उसका किसी दूसरे से भी संबंध चल रहा है। फिर उसने एक स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट बड़ी परफेक्ट लिखी उसने कि हम अपने उसी रिश्तेदार को, अजय को नामजद कराएंगे जिसको हम 10 महीने पहले मरवा चुके हैं, यानी जिसकी हत्या हो गई है। उसकी बॉडी का, क्योंकि ये लोग बराबर अखबारों से परसू करते रहे कि कहीं उसकी पहचान तो नहीं हुई है। अगर वहाँ से कोई पूछताछ करते हुए देहरादून तक आता तब भी अखबारों में निकल जाता। तो इन लोगों को ये भान हो गया, एहसास हो गया, बल्कि ये कन्फर्म हो गए कि उसके बारे में पुलिस को लेश मात्र भी जानकारी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसने मारा है। इसलिए साफ साफ उसी का नाम लिया। इनके दिमाग में ये था कि पुलिस उसको ढूंढेगी। पुलिस गई भी रायपुर, पता लगा वो बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद से पुलिस भटक ही रही थी। अगर इस महिला की, यानी कामना की हत्या न हुई होती तो शायद उस लाश की शिनाख्त भी न होती, अजय के लाश की, क्योंकि न ये पकड़े जाते, न ये बताते, और न उसकी पहचान वहां से हो पाती। एक बात और जो उन लोगों ने बताई, ये कहा गया कि भाई मारना, आपको 2 लोगों को मारने की सुपारी दी गई थी, एक तो अजय की, दूसरे कामना की। ये गोली इसको कैसे लग गई उसका भी उन्होंने बताया कि पहले से तय था। गोली मारने के बाद जब वो मर गई तो उसने अपने कमर की स्किन को काफी पीछे तक खींच लिया, और फिर उसमें कट्टे से गोली मारी गई जो स्किन से गई और स्किन से ही बाहर निकल गई। लेकिन जब आप इस कमर के स्किन को खींचेंगे तो स्ट्रेच होके बाहर आएगी। इसी में गोली मार दीजिए तो आपको कोई नुकसान, क्योंकि मसल में कहीं लगेगी नहीं, और जब ये चिपक जाएगी आपके पेट में तो एंट्री और एग्जिट साफ साफ दिखाई देगा और लगेगा कि यही पैसेज है गोली के जाने का। तो बोलिए वो चमड़े को खींच के गोली मारी गई। उसके बाद फिर हम लोग भाग गए। उसके बाद उसने हल्ला मचाना शुरू किया, फिर मोहल्ले वाले आ गए। तब तक हम लोगों ने अपना रास्ता पकड़ लिया था, अपने अपने घर पहुंच गए थे, बल्कि सब एक साथ वहां से भाग के मेरठ गए थे। तो इस तरह से ये बात पूरी खुल गई कि अपने एक रिश्तेदार को मरवाया, फिर अपनी पत्नी को मरवाया, फिर अपनी पत्नी की हत्या का सारा जो उसका आरोप था वो अपने
उस रिश्तेदार पर मर दिया जिसकी वो पहले हत्या करा चुका है। तो इस तरह से ये दिसंबर 2019 में इस केस में चार्जशीट चली गई थी और मामला देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है जो ट्रायल पर चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस केस में फैसला भी आ जाएगा। आज की घटना देखिए, एक शक जिसका कोई आधार नहीं था, उसकी बिना पर अपनी पत्नी की हत्या की ऐसी जबरदस्त साजिश पति ने रची कि फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर भी एक बार माथा पकड़कर बैठ जाएंगे कि क्या गजब स्क्रिप्ट उसने लिखी है। इत्मीनान से पढ़ा लिखा आदमी था, जैसा मैंने बताया कि उसने मेरठ से एमबीए करने के बाद फिर वो देहरादून आया था। उसने मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक आदमी को मार दीजिए जो उसका जानने वाला हो, जिसको सब लोग जानते हैं, कि अगर उसकी हत्या की बात खुल भी जाए तो ये कहा जाए कि कभी कभी मेरे घर आता था और मेरी पत्नी से इसने छेड़छाड़ की थी और मैंने इसको ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, आगे वाली हत्या को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन जब स्क्रिप्ट के अनुसार भाई की हत्या हो गई, उसके बारे में पता नहीं लगा, तब फिर पत्नी की हत्या कराई और हत्या का आरोप अपने उस भाई पर मर दिया जिसकी 10 महीने पहले, अपने रिश्तेदार पर जिसकी 10 महीने पहले वो हत्या करा चुके हैं। स्क्रिप्ट बनाते समय उसके दिमाग में कई चीजें थी। एक तो कामना से छुटकारा पाना, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी लोगों का उससे मिलना जुलना आना जाना छूट नहीं रहा था। खासकर आयुष के बारे में वो सोच रहा था कि जरूर आयुष से इसके संबंध हो गए हैं। दूसरा, उसने बैंकों से और बाजार से काफ़ी पैसा उधार ले लिया था। लोगों से बाजार से जो उधार लेकर उसने अपने ब्यूटी पार्लर को ठीक कराया था, उसे और सजाया संवारा था, एक्सटेंड किया था, उनका जब उन्होंने जोर दबाव बनाना शुरू किया, बाजार से जिन लोगों ने पैसा दिया था, तो बैंक से लोन लेकर उनका पैसा धीरे धीरे करके चुकाना और बैंक का ज़्यादा लोन चढ़ जाना, कुल 40-50 लाख का जो लोन हो गया था। तो चूंकि वो लोन के मामले में या अपने ब्यूटी पार्लर के मामले में इंडिपेंडेंट थी, वो अपना काम अपने से करती थी, तो उसे ये लगा कि इससे वो छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लोग उसके पास आते थे या उसके कहने पे लोगों ने लोन दिया हो कि भाई मेरा पैसा दिलवा दो, तो वो 30-40 लाख से छुटकारा मिल जाएगा, बीवी से छुटकारा मिल जाएगा और वो अपना फिर स्वतंत्र होकर जीने की चाहत किसी नहीं होती अगर रिश्तों में कुछ खटास महसूस होने लगे। बात शुरू हुई बैंकों के लोन लेकर बाजार से लिए हुए उधार को पूरा करने से। बैंक वालों ने चक्कर लगाना शुरू किया। पहले घर आने वाले लोगों पर अशोक को आपत्ति थी कि भाई ये घर पे ना आए, इनका पैसा चुकाओ, चाहे दूसरा लोन लेना पड़े, लेकिन इनको चाहे फिर बाजार से किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन बैंक का लोन चुका दीजिए, इनका आना ठीक नहीं है। उनके घर आने पर उसने आपत्ति करनी शुरू की, तो वो लोग ब्यूटी पार्लर में आने लगे कि भाई घर में हस्बैंड इसका आपत्ति करता है, ब्यूटी पार्लर में आसान है, वहाँ जाकर अलग से उससे मिलने लगे। कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन वहाँ पे मिलने पर इसको पति को गंभीर आपत्ति थी कि हमारी पत्नी से कोई न मिले। फिर उसका दिमाग कई दिशाओं में काम करने लगा, क्राइम स्टोरीज देखने लगा, क्राइम सीरियल्स देखने लगा और ये सब देख देख के 1.5 साल में उसने एक पक्की वाली स्क्रिप्ट लिख दी, गढ़ ली और सबसे पहले उसने एक निरपराध व्यक्ति को मरवा दिया। अपनी पत्नी की हत्या में अपना नाम या अपनी कारस्तानी छिपाने के लिए एक निरपराध व्यक्ति को मरवा दिया और फिर पत्नी को मरवाया उन्हीं लोगों से। उन्हीं लोगों को 2 लाख की सुपारी दी थी, पहले उसको मारने की, बाद में उसको अपनी पत्नी को मारने की, और हत्या का आरोप उसी पर लगा जिसको 10 महीने पहले मरवा दिया गया था। और वो सोच वही थी कि अपनी हत्या उससे कराना बताएंगे जिसको हमने मरवा दिया है, पुलिस ढूंढती रहेगी, वो कभी मिलेगा नहीं और फिर अल्टीमेटली जब वो मिलेगा नहीं तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, हमारा केस बंद हो जाएगा। लेकिन
वो ये भूल गया कि असली पुलिस और सीरियल में दिखाई पड़ने वाली पुलिस में बड़ा अंतर है। असली पुलिस का दिमाग और सीरियल में दिखाई पड़ने वाले दिमाग का अंदाजा बैठे बैठे आप नहीं लगा सकते। और पुलिस जब जब अपने पर आई है, जब जब, मैं अपराध दर अपराध आपको बता चुका हूं कि जब जब पुलिस अपने पर आई है, वो पाताल से अपराधी को खोज कर निकाल लाती है, पाताल से भी अपराधियों को खींच कर ले आई है। जब जब पुलिस अपने पर आई है, बस पुलिस अपने पर आ भर जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।